भृगुनंदी नाड़ी में दृष्टि का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, इसको समझना है। इट्स वेरी 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 इजी। और इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखा गया है। जैसे अपने लोग देखते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में किसी भी तरीके का दशाज या फिर किसी भी तरीके का नक्षत्र डिविजनल चार्ट कुछ नहीं होता है। ये जस्ट ऑफ अपने लोगों का जो प्लैनेट्स का जो एज का कैलकुलेशंस है, बस वही होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दृष्टि, ठीक है, सबसे पहली दृष्टि कौन सी होती है? देखिए 1, 5, 9, राइट। मतलब जो प्लैनेट जहां पे बैठे होंगे वहां से 1, 5, 1, 5 और 9 हाउसेस पे दृष्टि देंगे। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगी आपको कुंडली दिखा के। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो प्लैनेट जहां बैठा होगा वहां से 1, 5, 9 में अपनी दृष्टि देता है। ठीक है, जैसे देखिए एक सेकेंड, ये है। ठीक है, अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र जब यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 केतु के ऊपर दृष्टि देगा, 6, 7, 8, 9 यहाँ अपने 9th हाउस में दृष्टि देगा। क्लियर एकदम? हाँ, ठीक है ना। अब देखिए पहली, 5वीं और 9वीं दृष्टि देगा। हाँ, हर प्लैनेट की, एवरी प्लैनेट, एवरी प्लैनेट, एवरी प्लैनेट, हर प्लैनेट मतलब 1, 5, 9। हाँ, चाहे जो भी प्लैनेट हो, राहु राहु देवता, केतु देवता, मंगल देवता, बुध देवता, चंद्र देवता, जो भी हो, हर प्लैनेट्स की अपने से 1, 5, 9 की दृष्टि होती ही है। ठीक है ना। उसके बाद 3, 7 और 11 फॉर एवरी प्लैनेट्स। ठीक है, 3, 7 और 11 जो प्लैनेट जहां बैठे होंगे, मतलब अगर वेनस यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पे। ठीक है, मतलब शुक्र का कनेक्शन मार्स और राहु के साथ पूरी तरीके से बना हुआ है। मतलब आपके 11th हाउस में सिर्फ मंगल और राहु का रिजल्ट नहीं है, आपके 11th हाउस में, रीता जी आप 2 आईडी से ज्वाइन दिखा रही है। हाँ, ये मैं वो लैपटॉप पे कर रही हूँ, मेरे को उसमें एक आईडी से रिमूव हो जाइए आप, एक आईडी से रिमूव हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे 11th हाउस में सिर्फ मंगल और राहु का इफेक्ट नहीं है, शुक्र का भी इफेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर लिखिए हर प्लैनेट की 1, 5, 9, 3, 7, 11, उसके बाद लिखिए 2, 12। मतलब मीनिंग ऑफ 2, 12 मीन्स हर प्लैनेट अपने से सेकंड और अपने से 12वें इन दोनों घर के साथ भी कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अब लिखिए ईस्ट, ईस्ट की राशि कौन कौन सी हुई? एरिस, क्या बोलते हैं, एरिस। हाँ, हम लोग इसको कैसे देखते हैं, हम जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो कैसे देखते हैं, ये मेरी एरीज है, इस साउथ वेस्ट नॉर्थ, इस साउथ वेस्ट नॉर्थ, इस साउथ वेस्ट नॉर्थ, राइट। समझी नहीं इसको एक कैसे?
एरीज राशि जो होती है, आप देखो हाँ यहाँ पे जब आप लिखोगे एरीज ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा एरीज, यहाँ पे आ जाएगा टॉरस, यहाँ पे आ जाएगा जेमिनी, अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा कैंसर, ठीक है। फिर यहाँ पे लियो, फिर यहाँ पे लिब्रा, फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो, और फिर यहाँ पे लियो, तो जैसे सॉरी उसमें हम वर्गो लेते आ हैं गया, वो वर्गो। राशियां, हाँ वो राशियां अलग होती हैं, इसकी अलग होती हैं। नहीं उसके नहीं, जैसे राशियां तो सब में एक होता ही है, हाँ, राशियां तो सब एक ही है। आप इसको लिखिए, मैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा ठीक, ओके। स्कॉर्पियो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पेरियस, पाइसेस। मैं एक डाउट पूछूं क्या? बोलिए। हेलो, कल आप एस्ट्रो वास्तु में पाइसेस को आप साउथ ईस्ट बोल बता रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे तो नॉर्थ आ रहा है। वही मैं भी बोल रही, मैं भी ये एस्ट्रो मैं पढ़ी हूँ। ये मैं दृष्टि सिखा रही हूँ आपको, वास्तु नहीं। ओके ओके, वास्तु कौन नहीं से नहीं मैम, दूसरे? आपने जो डायरेक्शन ऑफ राशिस बताया ना, हाँ हाँ तो हाँ पाइसेस मतलब इसमें नॉर्थ दिखा रहा है और उसमें साउथ ईस्ट दिखा रहा था ना। हाँ। एक्चुअली क्या है ना, वो जो है वो अपने लोगों की केपी के हिसाब से वास्तु सिखा रही थी मैं आपको। बट अपने लोगों की वैदिक में जो होता है ना, ये लोग 4 डायरेक्शंस को ही लेकर चलते हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। ये लोग इस 4 ये डायरेक्शंस पे ही काम करते हैं वैदिक में, है ना। तो ये वैदिक का वो रहता है ना। हाँ, वैदिक का। लेकिन इसको हम ओके, बीएनएन में दृष्टि के हिसाब से सीख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर देखिए मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया था, 1 5 9 ये सिखाया था। इसको ही मैं इसमें देखिए इंक्लूड कर रही हूँ। एरीज में हम बैठेंगे तो 5वीं राशि लियो आएगी, 9वीं राशि सेजिटेरियस आएगी, वेजिटेरियन। टॉरस में खड़ी होंगी तो 5वीं राशि वर्गो आएगी, 9वीं राशि कैप्रिकॉर्न आएगी, जेमिनी पे खड़ी होंगी तो 5वीं लिब्रा आएगी, 9वीं एक्यूरियस आएगी, कैंसर पे खड़ी होंगी तो 5वीं स्कॉर्पियो आएगी, और 9वीं पाइसेस आएगी। इसका मतलब ओके, ईस्ट की जितनी भी राशियां हैं, इस तीनों राशियों में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, साउथ की राशियां में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। वेस्ट की राशि में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। नॉर्थ की राशि में जितने भी प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एकदम क्लियर है। अब ये 5 9 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस अब मैम, यस 3 7 11, 3 7 11 का मतलब क्या हुआ, ईस्ट में बैठी हुई राशि, आज आप अगर ईस्ट में खड़े होते हो, ठीक है, आपका जो बैक है वो ईस्ट की तरफ है, तो आप किधर देखोगे, आपका फेस किधर होगा? ये ईस्ट में है तो हम ईस्ट में देखेंगे। ईस्ट में, तो आप ईस्ट में कैसे देखोगे, ईस्ट में तो आप वेस्ट में देखोगे ना। अच्छा, मतलब ऐसे अपोजिट में ये बोल। जब आप कहीं पे खड़े होते हो तो आपकी नजर कहाँ होती है, सामने। हाँ आप जहाँ खड़े हो वहां के आसपास आप कभी देखते हो? हाँ आप हाँ, हमेशा ईस्ट से कहाँ वेस्ट देखते में हो? देखेंगे। हाँ, आप जब भी जहाँ भी बैठे होते हो या खड़े होते हो, आप ठीक उसके सामने देखते हो, राइट। एकदम क्लियर।
तो हाँ। आप जब ईस्ट में खड़े होंगे तो तीसरी राशि एरीज से जेमिनी आती है, तो आपने वेस्ट में देखा, लियो से लिब्रा आती है, सेजिटेरियस से एक्वेरियस आती है। 3 7 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर। वहीं हाँ। लियो से, अब ये मेरी ईस्ट की राशियां वेस्ट से कनेक्ट होती है, वैसे ही साउथ की राशियां नॉर्थ से कनेक्ट होती है। इसका मतलब जो भी इष्ट में बैठे हुए ये 3 राशियों में बैठे हुए प्लैनेट है, वो ऑटोमेटिक इस 3 प्लैनेट के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और साउथ में बैठे हुए इन 3 राशियों में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, वो ऑटोमेटिक इनके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। एकदम क्लियर है ना? हर एक प्लैनेट की 1 5 9 3 7 11 और 2 12 दृष्टि होती है। एकदम क्लियर है? अब इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब लोगों का क्या कहना है, आप जब YouTube सुनोगे 3 7 11 की दृष्टि तो बहुत अच्छी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें BNN में एक चीज रेड पेन से यहाँ पे लिख के रखो ऊपर, जब भी किसी हाउस में लिखो, जब भी किसी हाउस में, किसी राशि में, जब भी किसी राशि में कोई प्लैनेट बैठा होता है, जब भी किसी राशि में कोई प्लैनेट बैठा होता है, उस प्लैनेट के ऊपर या उस प्लैनेट के साथ जो भी अदर प्लैनेट कनेक्शन बनाता है, जो भी अदर प्लैनेट कनेक्शन बनाता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको समझिए। जब शुक्र यहाँ बैठा था और जब वो अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ पे इम्पैक्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा वो बुरा नहीं करेगा। क्लियर हो रही है चीज? लेकिन जहां पे ये 11वीं दृष्टि से मंगल राहु के साथ कनेक्शन बनाएगा, जो इसके इनेमी प्लैनेट है, मतलब इन तीनों में आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मतलब शुक्र का मंगल के साथ 11वें घर में प्रॉब्लम आएगा, शुक्र का राहु के साथ 11वें घर में प्रॉब्लम आएगा। मेरा कॉन्सेप्ट समझिए आप। जब भी कोई हाउस, एक बार फिर से समझाना मैम इसको। देखिए इसको बहुत ही प्यार से लिखिए, जो जैसे जैसे मैं लिखा रही हूँ। जब भी कोई हाउस खाली होता है तो उसपे दृष्टि का ओनली 20 to 30% इफेक्ट होता है। जब भी कोई राशि खाली होती है, जब भी कोई हाउस खाली होता है, तो उसपे सॉरी उसपे आने वाले प्लैनेट की दृष्टि का इम्पैक्ट ओनली 20 to 30% होता है। लेकिन जब भी किसी प्लैनेट का, किसी प्लैनेट के ऊपर दृष्टि जाती है, तो उसका इम्पैक्ट 100% होता है। ये लाइन दोबारा बोलिए प्लीज, सेकंड वाला। नहीं समझ में आया अब ये वाला। अगर किसी प्लैनेट का, जैसे शुक्र का मंगल के ऊपर, शुक्र का राहु के ऊपर, अगर किसी प्लैनेट का किसी प्लैनेट के ऊपर दृष्टि पड़ती है, अगर किसी प्लैनेट की, शुक्र की किसी प्लैनेट के ऊपर, मतलब शुक्र की 11वीं दृष्टि मंगल राहु के साथ प्लैनेट की, प्लैनेट के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो उसका इम्पैक्ट 100% होता है। अब नीचे लिखिए नोट, अगर कोई 2 फ्रेंडली प्लैनेट
दो फ्रेंडली प्लैनेट आपस में कनेक्ट होंगे अगर दो से ज्यादा फ्रेंडली प्लैनेट्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और अब पहले बोले अगर दो प्लैनेट फ्रेंडली प्लैनेट आपस में गलत होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, अच्छा फ्रेंड होंगे, फ्रेंड होंगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और इनेमी होंगे तो रिजल्ट बहुत खराब। इनेमी होंगे तो रिजल्ट बहुत खराब आता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा शुक्र का मंगल और राहु दोनों के साथ जी जी, आवाज नहीं आ रही अच्छे से, हाँ बोलिए। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे शुक्र का मंगल और राहु के ऊपर 11वीं दृष्टि जा रही है और ये दोनों ही शुक्र के इनेमी हैं। तो 11th हाउस में और फर्स्ट हाउस में क्यों मंगल और राहु की तीसरी दृष्टि शुक्र पे जा रही है और 11वें घर में मंगल और राहु के ऊपर, तो इन दोनों हाउसेस का नुकसान होगा। अब नीचे लिखिए नुकसान कब होगा। जब किसी प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है, जब किसी प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है तो उस प्लैनेट का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ टीवी बंद कर दें। किसी प्लैनेट जैसे कि अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पे है, ठीक है, ये एक चार्ट बनाइए। हाँ किचन बंद कर इसके देना। ऊपर एक चार्ट बनाइए। हाँ एक मिनट, ये एक चार्ट बनाइए, ये वाला, और इसके ऊपर सारी दृष्टियों को हम लोग समझेंगे। चार्ट बना ले तो बताइएगा आपने। बना ले। जी आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोले। ये चार्ट बना लिया, इस पे अब एक्सप्लेन करें क्या करके। हाँ बोलिए। जी
सबसे पहले बताओ, देखिए ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए वेनस, वेनस ऐसे लिखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना कौन कौन से हाउस में दृष्टि है, ठीक है। ये लग्न होता है जहाँ पे एसेंडेंट लिखा होता है, राइट। हाँ, ठीक है ना। तो इस लग्न में शुक्र बैठा हुआ है। अब बताइए इस शुक्र की, इसकी लग्न के हिसाब से कहाँ कहाँ दृष्टि जा रही है। ये 5th हाउस पे केतु जो बैठे हैं, और कहाँ कहाँ जा रही है, 8, 9, ये 9th हाउस पे, 9th हाउस में कोई प्लैनेट ही नहीं है। कोई प्लैनेट नहीं है लेकिन वहाँ, इम्पैक्ट आएगा। हाँ बहुत इजी है ना, 3 7 11। सबसे पहले इनके इसके, क्योंकि तो फर्स्ट हाउस में है, तो तीसरे घर में, पांचवें घर में, सातवें घर में, 9वें घर में और 11वें घर में, इन सभी जगह पे वेनस का पूरा इम्पैक्ट आएगा। तीसरे घर में जस्ट एक 20-30% इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, देखिए वेनस, जुपिटर, मून, जुपिटर, वेनस, मून एंड मरकरी। मून, वेनस, जुपिटर, मून एंड मरकरी, इनकी आने वाली दृष्टि बहुत पॉजिटिव होती है। ठीक है, और बाकी सबकी सो। अब लिखिए वेनस, वेनस जहां बैठता है, शुक्र देवता जहां बैठते हैं और जहां जहां दृष्टि देते हैं, वहां से आपको अपनी लाइफ में गेन होता है और वहां से आपको, उस हाउस से आपको खुशियां मिलती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, शुक्र देव जहां बैठे होते हैं और जहां जहां इनकी दृष्टि जा रही होती है, देते हैं और वहां से दृष्टि, जहां जहां शुक्र देव बैठे होते हैं और जहां जहां इनकी दृष्टि होती है, ये आपको वहां से लाइफ में खुशी प्रदान करते हैं और वहां से, उस हाउस से आपको अपने लाइफ में गेन जरूर होता है, गेन जरूर होता है। फिर लिखिए, आगे बढ़ो। देखिए सूर्य देव जहां बैठे होते हैं और जहां इनकी दृष्टि होती है, वहां से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में लेनी पड़ती है। उस हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी
आपको अपनी लाइफ में लेनी पड़ती है। क्या है, सूर्य देव जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ इनकी दृष्टि, जहाँ इनकी दृष्टि होती है उस हाउस से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी लाइफ में उठानी पड़ती है। लिखिए मरकरी, बुध देव जहाँ बैठे होते हैं जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ इनकी दृष्टि होती है, बुध देव जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ इनकी दृष्टि होती है, इंसान अपनी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड बातें, फिर से एक बार, बुध देव जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ पर इनकी दृष्टि होती है, इंसान अपनी लाइफ में बातें ज्यादातर उस हाउस से रिलेटेड ही करता है। और उसका दिमाग उन हाउसेस से रिलेटेड कैलकुलेशन करता है। मतलब क्या हुआ, अगर बुध की सातवीं दृष्टि, सेवेंथ दृष्टि अगर उसके 7th हाउस पे पड़ गई है, तो इंसान अपने बिजनेस में और अपने लाइफ पार्टनर से दिल से प्यार नहीं कर पाता है। वो उसको बिजनेस माइंडेड की तरह या फिर एक कैलकुलेशन की तरह रिलेशन को चलाता है। समझ में आया? अब जैसे मान लो किसी के 2nd हाउस या फिर किसी के 4th हाउस में मरकरी बैठा हो या मरकरी की दृष्टि जा रही है, तो इंसान अपने परिवार को अपने माइंड के कैलकुलेशन से चलाएगा। समझ में आया? वो कभी भी अपना घर या परिवार इमोशनल होके नहीं चलाएगा, हमेशा कैलकुलेटिव होके चलाएगा। आगे बढ़ो। देखिए केतु देवता जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ दृष्टि देते हैं, केतु देवता, अच्छा केतु देवता जहाँ बैठे होते हैं और जहाँ दृष्टि देते हैं, इंसान अपनी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड चीजें कभी भी लाइफ में नहीं पाता है। मतलब क्या हुआ, केतु देवता जहाँ बैठते हैं उनका काम है चीज को काटना, तो वो चीज आपको अपने लाइफ में मिलती ही नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ केतु देवता बैठे हैं, जहाँ उनकी दृष्टि हो, उस हाउस से रिलेटेड बातें करना छोड़ दे, उससे रिलेटेड दिमाग में सोच लाना छोड़ दे। और जिस दिन आप उस हाउस से रिलेटेड चीजों को छोड़ दोगे, उसी दिन आप अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में मिल जाएंगी। अगर किसी के 2nd हाउस में केतु है और वो इंसान हमेशा अपनी फैमिली या फिर अपनी सेविंग सक्सेस ये सब के बारे में सोचता रहेगा या बातें करता रहेगा, तो उसको कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। उसको सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए और इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जहाँ केतु देवता बैठते हैं और जहाँ पे इनकी दृष्टि होती है, उस हाउस से रिलेटेड आपको बातें बहुत कम करनी चाहिए। मतलब उस हाउस से रिलेटेड आपको हमेशा लेस टॉक करना चाहिए। बहुत ज्यादा उस हाउस से रिलेटेड लोगों से या घर वालों से बात नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि आप जितना ज्यादा उस हाउस से रिलेटेड बात करोगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम में पड़ते चले जाओगे और वो चीज आपसे उतने ही दूर होती चली जाएगी। ठीक है, फिर लिखिए शनिदेव जहां बैठते हैं उस हाउस की वृद्धि करते हैं, लेकिन जहां दृष्टि देते हैं, मैम प्लीज रिपीट। शनिदेव जहां बैठते हैं उस हाउस की वृद्धि करते हैं। उस हाउस से रिलेटेड चीज आपको लाइफ में जरूर मिलेगी, लेकिन जहां पे इनकी दृष्टि होती है और जहां पे इनकी दृष्टि होती है शनिदेव जहां बैठेंगे आपको उस हाउस से रिलेटेड चीज जरूर मिलेगी लाइफ में, लेकिन जहां पर वो दृष्टि देते हैं उस हाउस से रिलेटेड चीजें आपको लाइफ में डिले करके मिलती है या फिर डिनाई भी हो सकती है। और लिखिए चंद्रमा इमोशनल अटैचमेंट, मन, दिल और दिमाग। जहां चंद्रमा बैठा होता है और जिस हाउस में चंद्रमा की दृष्टि होती है, जहां चंद्रमा बैठा होता है और जहां पे चंद्रमा की दृष्टि होती है उस हाउस से रिलेटेड इमोशनल अटैचमेंट हमेशा आपकी लाइफ में बना रहता है। जहां पे चंद्रमा बैठा होता है और जहां जहां पे चंद्रमा दृष्टि देता है उस हाउस से रिलेटेड इमोशनल अटैचमेंट आपकी लाइफ में बना रहता है।